केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं। न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत हो चुका है और मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस सब्जेक्ट की आप जानते हैं जिसे पढ़कर आप एक सजग नागरिक बनेंगे, और सिर्फ सजग नागरिक नहीं, अधिकार और कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चलेंगे ताकि देश आगे बढ़ सके। और इस वादे के साथ अब मैं शुरू कर रही हूं, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दें आज पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए चुने गए हैं और किस किस पर लगेगी क्लास। पाठ नंबर 1, समाज शास्त्र की क्लास। क्या पितृसत्ता पर राहुल गांधी सेल्फ गोल कर गए? हिजाब पर कानून का हथौड़ा, तुष्टीकरण गैंग में खलबली क्यों? चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक्स की क्लास। कांग्रेस के महंगाई वाले दावे का फैक्ट चेक होगा। सरकार का कौन सा फैसला कि चीनी प्याज के बढ़ते दाम गिर जाएंगे? चैप्टर नंबर 3, विदेश नीति की क्लास। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को पुतिन ने जवाब कैसे दिया? अजीत डोभाल की चीन यात्रा से सीमा विवाद सुलझने के कितने आसार, इसका जवाब खोजेंगे। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें दिखाएंगे एक ऐसा मंदिर जहां हर महीने में 2-3 बार आग लग जाती है लेकिन माता की मूर्ति सुरक्षित रहती है। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। यूपीआई ने शानदार 10 साल का सफर पूरा किया। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में करीब 13,000 गुना की बढ़ोतरी है। पीएम मोदी ने इसे भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। यूपी के सीएम योगी ने युवाओं के लिए अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी पर सीएम ने हमला बोलते हुए कहा कि पहले नौकरी के लिए वसूली हुआ करती थी। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश वसीम गिरफ्तार हुआ। 2020 दंगे के दौरान शाहरुख पठान को सप्लाई किया था हथियार। शाहरुख का पिस्टल लहराते हुए वीडियो आपको याद होगा। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सत्येंद्र जैन के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। एसीबी ने सत्येंद्र जैन पर आदतन अपराधी होने का आरोप लगाकर जमानत का विरोध किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रात भर नदी के बीच टापू पर 3 लोग फंसे रहे। 15 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को रेस्क्यू किया गया। ये 3 दोस्त थे जो देवपहरी वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से तीनों वहीं पर फंस गए। सोशल मीडिया पर कानपुर के पनकी का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो गया है। कूड़े के ढेर से बड़ी संख्या में लोग चॉकलेट, टॉफियां और पैकेट बंद सामान उठाते हुए नजर आए। दावा किया गया कि लोग जो चॉकलेट और टॉफियां ले जा रहे थे वो एक्सपायर हो चुकी हैं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास के लिए तैयार हो जाए। पेट्रियार्की, पितृसत्ता, इसके नाम पर हो रही सेलेक्टिव राजनीति आपके सामने रखूंगी और फैक्ट्स के साथ। पिंजरा तोड़ो, स्मैशिंग पेट्रियार्की, ये सारे पॉलिश्ड शब्द इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। राहुल गांधी पुणे के कार्यक्रम में महिलाओं से क्या कहते हैं? पिंजरा तोड़ दो। पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता, ऐसा सामाजिक सिस्टम जिसमें परिवार और समाज में फैसला लेने का अधिकार, सत्ता रखने का अधिकार मुख्य रूप से मर्दों के हाथ में होता है, पुरुषों के हाथ में। जैसे बेटा तय करेगा कि परिवार की बड़ी संपत्ति का क्या होगा, बेटा डिसीजन मेकर होगा। घर का बड़ा फैसला पिता लेगा या भाई लेगा या जो पुरुष है वो लेगा। यानी सामाजिक व्यवस्था और सोच का वो पैटर्न जिसमें समाज पुरुषों को सिर्फ पुरुष होने की वजह से ज्यादा तरजीह,
ज्यादा अधिकार और ज्यादा आजादी दे देता है इन कंपैरिजन विथ विमेन, यानी महिलाओं के साथ अगर आप तुलना करें तो। राहुल गांधी पैट्रियार्की के इसी सिस्टम को तोड़ने की बात करते हुए अपने साथ कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चियों को स्टेज पर लेकर पहुंचे थे पुणे में। लेकिन सवाल तो उसी स्टेज से उठ गया और वो है सेलेक्टिव पैट्रियार्की खत्म करने का सवाल। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ सेलेक्टिव पिंजरे को तोड़ने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जब महिलाओं को आधुनिक, प्रोग्रेसिव बनने और बनाने की हिदायत देते हैं और पैट्रियार्की पर हथौड़ा चलाने की बात करते हैं, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं? ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, मनुस्मृति का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी के मंच से प्रज्ञा गावंडे नाम की एक छात्रा जब लड़कियों के साथ होती सामाजिक रोक टोक को लेकर अपनी बात कहती है, तो राहुल गांधी उनसे क्या पूछते हैं? आपसे ये बात आपके माँ बाप कहते हैं क्या? राहुल गांधी आजाद रहने, आजाद उड़ने, बंधन तोड़ने की बात करते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है, उनके ठीक बगल में एक और बच्ची आपको दिखाई दे रही है जिसने हिजाब पहना हुआ है, मुस्लिम महिला है। अब इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि आप सेलेक्टिव क्यों हैं? राहुल हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ये बीजेपी कहती है। मुस्लिम महिलाओं पर थोपे जाने वाले पर्दा सिस्टम और हिजाब पर तो वो कुछ नहीं कहते, वोट बैंक के डर से मौन हो जाते हैं। कैसे? ये सवाल पूछे जा रहे। देखिए कब सवाल मंच पर खड़ी किसी महिला के हिजाब पहनने से नहीं है, मैं खुद उस धर्म को फॉलो करती हूं। किसी मुस्लिम महिला का हिजाब पहनना यह साबित नहीं करता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, उसकी पसंद, उसके फैसले का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा। ये इस लोकतंत्र ने आपको आजादी दी है कि आप क्या पसंद करते हैं पहनना। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये वाकई खुद का लिया फैसला है? अगर स्मैश पैट्रियार्की का मतलब हर उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना है जो महिलाओं की पसंद और स्वतंत्रता को सीमित करती है, तो क्या यह सिद्धांत हर समुदाय, हर धर्म, हर सामाजिक परंपरा पर लागू नहीं होना चाहिए? पिंजरा अगर राजनीतिक विरोधी के घर में हो तो उसे तोड़ देंगे, लेकिन वही पिंजरा अपने वोट बैंक के घर पर हो तो चुप हो जाएंगे। अपनी सुविधा वाली पैट्रियार्की को तो चैलेंज करेंगे और जो वोट बैंक की पैट्रियार्की है उसे कबूल है कह देंगे। सवाल है, क्या स्मैश पैट्रियार्की एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है या फिर सिलेक्टिव राजनीति का हथियार भर? राजनीतिक मंच से तो केवल इफ एंड बट आपने सुने होंगे, लेकिन असल पिंजरा तोड़ों का बड़ा उदाहरण आया अदालत की चौखट से। जानना चाहते हैं कैसे? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, कोर्ट ने यह कहा। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम लड़की की याचिका को खारिज करते हुए दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ये सबूत पेश ही नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक जरूरी प्रथा कैसे है। फैसला जस्टिस जहांगीर जमशेद मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने दिया। बेंच ने कहा, कोई छात्रा तय ड्रेस कोड में बदलाव की जिद नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने साफ किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड का पालन जरूरी है। अगर वो ड्रेस कोड एक जैसा है, सही नियत वाला है, बगैर भेदभाव वाला है और संस्थान की पहचान बनाए रखने के मकसद से बनाया गया है, तो फिर इसे नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसा ही फैसला 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सुनाया था और इसी का हवाला दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और कहा कि उसके पास कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का कोई कारण दिखता नहीं है। उस फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा भी, हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में कोई जरूरी प्रथा नहीं है। अब कायदे से होना यह चाहिए था। ब्रेक पैट्रियार्की, पिंजरा तोड़ो कहने वाले तमाम लोग इस फैसले पर खड़े होकर ताली बजाते और कहते, ये टूटा पिंजरा, इसे कहते हैं ब्रेक द पैट्रियार्की। रखते हिम्मत और कहते, वाह क्या डिसीजन आया है। पर हुआ क्या?
हुआ ये कि पवन खेड़ा जी का एक पोस्ट आया, और बहुत गौर से पोस्ट को सुनिएगा और माहौल को समझिएगा, ठीक है। पोस्ट में क्या लिखा है उन्होंने? हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी है या नहीं, ये तय करना धार्मिक विद्वानों का काम है। सामाजिक राजनीतिक नजरिए से हम महिलाओं की शारीरिक आजादी और अपनी मर्जी से फैसले लेने के अधिकार का मजबूती से समर्थन करते हैं। हर महिला को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म की हो, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, चाहे वो हिजाब हो, घूंघट हो या कुछ और। मतलब गजब है हुक्म। पेट्रियार्की के नाम पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ को आड़े हाथों लेने में कोई झिझक नहीं हमको। मनुस्मृति के पन्ने लहराएंगे, कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब बात हिजाब पर आएगी तो बड़ी ही चालाकी से धार्मिक विद्वानों पर छोड़ देंगे। तो मनुस्मृति को भी धार्मिक विद्वानों पर छोड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? एक धर्म के लिए पेट्रियार्की पर स्मैश इट, और वोट बैंक की बात आए तो मैनेज इट। महिलाओं के नाम पर, उनकी लड़ाई के नाम पर यह आधी अधूरी और सिलेक्टिव पिंजरा तोड़ो राजनीति कैसे चल सकती? हुक्म आप मुझे बताइए। यह दिखाता है कि नीति और नियत का फर्क क्या होता है। अब जब कांग्रेस पार्टी इस डिबेट में कूद ही गई है तो चलिए फैक्ट्स पर बात करते हैं, मेरा पसंदीदा टॉपिक। आज महिला क्रांति के झंडा बरदार जितने भी घूम रहे हैं, मैं चैलेंज करती हूं, बाबा साहेब अंबेडकर को वो गलत बताकर उदाहरण पेश करें। क्योंकि वो कहते हैं ना, संविधान की प्रति लहरा लहरा कर कि हम बाबा साहेब अंबेडकर का और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो आदर्श उदाहरण हुए बाबा साहेब अंबेडकर। अब सुनिए आप, और गौर से सुनिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित समाज की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, आधी आबादी यानी महिलाओं की आजादी के लिए भी उसी तेवर के साथ मोर्चा खोला। हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म की महिलाओं की तरफदारी की। उनकी किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945। उसके कुछ पन्ने में आपके पास लेकर आई हूं, किताब नहीं, किताब के कुछ पन्ने लेकर आई हूं, और उसमें कुछ हाईलाइटेड चीजें जो हैं वो भी आपको बता दूं। उनकी इसी किताब के पन्नों में 1945 में दुनिया के सामने जब ये किताब आई, यानी आजादी से ठीक 2 साल पहले, बुर्के की तीखी आलोचना की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यहां तक कि नैतिक रूप से भी उसे बेहद खतरनाक बताया है। That something more is the compulsory system of parda for Muslim women. These burqa women walking in the street. अच्छा, आप ऐसा कीजिए ना, Cam 5, Cam 2, Cam 3, Cam 5. Okay. These burqa women walking in the street is one of the most hideous sights one can witness in India. Such seclusion cannot but have its deteriorating effects upon the physical constitution of Muslim women. They are usually victims to anemia, tuberculosis, and phiria. Their bodies are deformed, with their backs bent, bones protruded, hands and feet crooked, ribs, joints, and nearly all their bones ache. Heart palpitation is very often present in them. The result of this pelvic deformity is ultimately death of all the time of delivery. Parda deprives Muslim women of mental and normal nourishment. आगे भी और लिखा है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग ने उस पर कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि जिन्ना और उनकी विचारधारा के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे और ये मानकर चल रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं पर्दा प्रथा के खिलाफ तो नहीं ही जाएंगी, इस्लामिक पेट्रियार्की का विरोध नहीं ही कर पाएंगी, क्योंकि इस प्रथा को बहुत ही चालाकी से और बड़ी गहराई से मजहबी बुनियाद से बांध दिया गया है। मजहब मतलब बुर्का, मजहब मतलब हिजाब, मजहब मतलब अबाया।
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मंजूरी देने की अर्जी लगती है तो इसके पीछे कोई नई सोच नहीं है। कई इस्लामिक रिसर्चर्स ने अपने लेख के जरिए बाकायदा ये बताया है कि कैसे किसी महिला का बुर्का पहनना उसकी अपनी पसंद से ज्यादा कई बार परिवार, समाज और पितृसत्ता के दबाव में लिया गया फैसला होता है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रही। जैसे ही मर्जिया हमीदी टीवी स्क्रीन पर आपके आएगी, आप सारी की सारी सच्चाई समझ जाएंगे। अफगान की रहने वाली मर्जिया हमीदी ताइक्वांडो चैंपियन है। इसी साल जिनीवा समिट में उन्होंने ये बताया कि एक औरत को हिजाब में ढकने की कोशिश एक महिला के दिमाग पर क्या और कैसे असर डालती है। अफगानिस्तान की ये महिला बगैर पर्दे के है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में थी तब तक कैसे दबाव बनाया जाता रहा कि बुर्का पहनना पड़ेगा, और जब पिंजरा तोड़ा तो बात समझ में आई कि खेल तो कुछ और ही था। यही बात आती है चॉइस और फ्री चॉइस के बीच फर्क की। बहुत महीन रेखा है, प्लीज इस बात को समझिएगा। अगर कोई मुस्लिम महिला कहती है कि मैं अपनी मर्जी से बुर्का या हिजाब पहनती हूं, तो सवाल यह है कि क्या उसके पास बुर्का या हिजाब ना पहनने की भी उतनी ही आजादी थी या है? इस सवाल के साथ फिर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 के एक और पन्ने पर आती हूं। उनकी इस किताब में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द तो है ही, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में बंद रखने की सोच का भी तगड़ा विरोध है। इस किताब के 10वें चैप्टर के पेज नंबर 231 पर वो क्या लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, मेरे पास पन्ना है और उसको मैंने हिंदी में मेरी टीम ने आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है। सड़कों पर चलती हुई ये बुर्का पहनी महिलाएं भारत में देखे जा सकने वाले सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, बाबा साहेब के शब्द हैं। पर्दा प्रथा मुस्लिम महिलाओं को मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित कर देती है। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं दूसरी जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं, किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की गुलामी और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। फिर कह रही हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती। हो सकता है मैं इस बात से इत्तेफाक ना रखती हूं, लेकिन लिखा है बाबा साहब, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। वो लिख रहे हैं कि वो घर की चार दीवारी के बाहर बाकी किसी बात में रुचि ना लें। उस वक्त की महिलाओं में ऐसा देखा गया होगा। पर्दे वाली महिलाएं आमतौर पर वो कितने भयंकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आप देखिए क्या लिख रहे हैं। पर्दे वाली महिलाएं आमतौर पर डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। ये लिख रहे हैं। They have no desire for knowledge because they are taught not to be interested in anything outside the four walls of the house. Parda women in particular become helpless, timid and unfit for any fight in life. आप समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। Helpless, लाचार, timid यानी घबराई हुई, unfit पाई जाती हैं वो महिलाएं। ये बाबा साहेब कह रहे हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से ये समझ सकता है कि पर्दे की समस्या, फिर आप कहेंगे ये समस्या कैसे हो सकती है मैडम? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बाबा साहेब के शब्द हैं। पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तब जो कहा था आज भी उसमें बहुत ज्यादा आप अंतर अगर देखें तो बता दें। मशहूर अमेरिकी एजेंसी आप जानते हैं प्यू रिसर्च सेंटर ने एक डिटेल्ड रिसर्च की और उस रिसर्च में क्या निकल कर आया कि भारत की लगभग 89% मुस्लिम महिलाएं घर के बाहर निकलते वक्त सार्वजनिक रूप से अपना सर ढकती है। अब सर ढकना जो है, आप ज्यादातर चाहे वो हिंदुओं के, मुस्लिमों के, सिखों के, ईसाई हो, आप उन्हें सर ढके हुए देखेंगे हिंदुस्तान में। लेकिन करीब 64% मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है।
12% नकाब और 8% महिलाएं हिजाब का उपयोग करती है। पीयू रिसर्च सेंटर की ये रिसर्च सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर नहीं है, हिंदू महिलाओं में भी पर्दा प्रथा की एक डिटेल रिसर्च हुई, उसका हिस्सा भी इसमें है। क्या कहता है वो डेटा? अगर सभी धर्मों को मिलाकर बात की जाए, तुलनात्मक रूप से भारत में कुल 61% महिलाओं में सिर ढकने का चलन है। भारत की लगभग 59% हिंदू महिलाएं घर से बाहर जाते वक्त किसी ना किसी रूप में अपना सर ढकती है। सिख महिलाएं 86% सर ढकती हैं। मुस्लिम महिलाएं सर ढकना, देखिए इसको सर ढकना और फिर बुर्का, इन दोनों में अंतर समझिएगा। मुस्लिम महिलाएं 89% है, सिख महिलाएं 86% है, और ये जो मुस्लिम महिलाएं 89% है, इसमें 64% महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, इसी पीयू रिसर्च में ये बताया गया कि इस दौर में कुछ समय में ये देखा गया, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इस्लाम को छोड़कर बाकी सारे धर्मों में पर्दा कबूल करने वाली महिलाओं की जो संख्या है ना, वो घट रही है, तेजी से घट रही है। इस पेट्रियार्की को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्या? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं। अगर स्मैश पेट्रियार्की का नारा भारत में बड़ा बदलाव लाने के इरादे से राहुल जी ने दिया है, तो उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की किताब, उनकी बातों पर गौर करने की क्या जरूरत नहीं है? उन्होंने उसी किताब में लिखा कि बुर्के के जरिए मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह पूरे समाज से काटा गया, उससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। मैंने पढ़कर सुनाया। कमजोर, बीमारियों का घर बना दिया, खून की कमी, एनीमिक हो जाती है, टीबी, पीठ झुक जाती है, हड्डियां उभर आती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये मैं तब की बात बता रही हूँ, 1945 की। अब तो चलिए मेडिकल सुविधाएं हैं, अब सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस जमाने में इसको भी बाबा साहेब अंबेडकर ने पहनावे से जोड़ा था। शारीरिक विकृति का नतीजा प्रसव के दौरान असमय मौत हो जाना। अंबेडकर किताब नहीं लिख रहे हैं, बुर्के में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की डॉक्टर रिपोर्ट जो है वो बता रहे हो, ऐसा लग रहा है। आधुनिक मेडिकल रिसर्च और डेटा क्या कहता है, ये भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सन 1945 का जिक्र कर रही हूं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। बुर्का पहनने वाली महिलाओं में विटामिन डी की क्रॉनिक कमी, ऑस्टियोमिलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, खोखली हड्डियां, गंभीर ये बीमारियां देखी गई है। प्री एक्लेम्सिया यानी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा। हिजाब और बुर्का पहनने वाली महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन, त्वचा की बीमारियां आम महिलाओं से कई ज्यादा अधिक पाई गई। मैं फिर कह रही हूं, ये मॉडर्न मेडिकल रिसर्च है जो ये बता रही है, और मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में यह फैसला सुनाया कि ये इंटेग्रल पार्ट नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर की किताब और उनके विचारों का भी उस वाले फैसले में हवाला था, इसी किताब का, उस फैसले में कर्नाटक वाले। हिजाब और बुर्का अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना कोर्ट ने। हिजाब बुर्के पर स्टैंड क्लियर नहीं है, ये तो साफ है। पर क्या कांग्रेस को अपने खुद का इतिहास याद नहीं है? महिला सशक्तिकरण को स्मैश पेट्रियार्की के नाम से झाड़ पोंछ कर उसकी रीब्रांडिंग करके परोस तो दिया इन्होंने, लेकिन क्या राहुल जी शाहबानों को भूल गए हैं? शाहबानों और उस औरत की सवाल पूछती उन बड़ी बड़ी आंखों को क्या वो भूल गए हैं? सिर्फ 179 रुपए 20 पैसे के लिए जिस औरत को पहले अदालतों के चक्कर कटवाए, फिर धर्म, पर्सनल लॉ, राजनीति और वोट बैंक के नाम पर कैसे राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनकी सरकार ने पलट दिया, तब कांग्रेस का स्मैश पेट्रियार्की वाला हथौड़ा कहां था?
शाहबानो केस का फैसला पलटने से कितनी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन गई? इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कभी सरकारी डेटा जुटाने की जहमत भी की? स्मैश पेट्रियार्की, महिलाओं की आजादी के लिए कांग्रेसी ये नारे कितने सच हैं, जरा कोई पूछे ना शाहबानो की रूह से। 2001 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि मुस्लिम पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत के 90 दिनों के अंदर इतनी एक मुश्त रकम यानी गुजारा भत्ता देना होगा जो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो, वरना क्या होता। मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लाए गए 3 तलाक कानून के लिए जब चर्चा हो रही थी तब विपक्षी सांसदों ने सदन से क्या किया था जानते हैं आप? स्मैश पेट्रियार्की बोलने वालों ने वॉकआउट कर दिया था। आज भी कांग्रेस ट्रिपल तलाक कानून के समर्थन में खुलकर नहीं बोलती है। वेयर इज दैट स्मैश पेट्रियार्की? महिला सशक्तिकरण क्या होता है मैं बताऊं आपको। एक कहानी सुनाती हूं और कहानी का कैरेक्टर है शबनम बी। जानते हैं शबनम बी को? नहीं तो फिर आप शायद भारत की राजनीति को अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए, क्योंकि इन दिनों शबनम बी के नाम पर खूब राजनीति की जा रही है। शबनम के लिए जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा कोई भी। शबनम ये नैरेटिव और एजेंडा जैसे फैंसी शब्द को नहीं जानती है। वो जानती है तो बस इतना कि उसकी जिंदगी में क्या बदल रहा है। शबनम की सुबह पहले धुएं से शुरू होती थी। चूल्हा जलता था तो रसोई धुएं से भर जाया करती थी। आज शबनम के घर में एलपीजी कनेक्शन है। शबनम उन 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं में से एक है जिन्हें गैस का कनेक्शन मिला है। उसके लिए यह सिर्फ एक सरकारी योजना का आंकड़ा नहीं है। शबनम भी उन 32 करोड़ महिलाओं में से एक है जिनका पीएम मोदी की सरकार में पहली बार बैंक खाता खुला है। उनके जन धन अकाउंट में कई योजनाओं के पैसे पहुंच रहे हैं। वो है शबनम बी। शबनम बी के पास अब प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान है। शबनम बी उन 4 करोड़ लखपति दीदी में से एक अब बनने वाली है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा होगी। अब तो घर खर्च के लिए उनके शौहर उनसे कुछ रुपए मांगे तो वो दे सकती है। शबनम को सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त जांच उपलब्ध करवाई और उनको बिना किसी खर्च के टीका लगाया गया। शबनम भी वो है जो 22.5 करोड़ महिलाओं में से एक है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जिनको मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। शबनम भी अब ये डर में नहीं जीती कि पति 3 बार तलाक बोल देगा तो एक झटके में रिश्ता खत्म हो जाएगा। शबनम भी पीएम विकास योजना से हाथ का हुनर सीख रही है। शबनम बी की बेटी नूर को बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप मिल रही है। इसीलिए शबनम और शबनम जैसी करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए असली सशक्तिकरण, असली स्मैश्ड अप पेट्रियार्की और असली पिंजरा तोड़ यही है। बाकी आपके सुपुर्द। अब आगे बढ़ रही हूं न्यूज की पाठशाला में। ये अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स वाली क्लास। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यानी आपकी जेब की कहानी आपके सामने। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देश में कई जगह महंगाई पर प्रदर्शन किया। अच्छी बात है, विपक्ष का काम है, करना भी चाहिए सरकार, ताकि जिसे कहते हैं ना हैसियत से चले। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का तमगा दे रही है। कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं मोदी सरकार के शासन में आज महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई का बम लगातार फूट रहा है। चीनी के बाद अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। दूध, तेल, फल और राशन सब आम इंसान की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। अच्छे दिनों का दावा करने वाली मोदी सरकार बताए कि गरीब और मध्यम वर्ग आखिर कैसे गुजारा करे। पॉइंट, यानी कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। और फैक्ट यह भी है कि बीते कुछ दिनों में प्याज और चीनी के दाम अचानक तेज रफ्तार पकड़ चुके हैं। चीनी और प्याज के जो दाम है वो अचानक बढ़े हैं और इसी के कारण कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन भी कर रही है। अब सवाल यह है, क्या यह पहली बार हुआ है और क्यों दाम बढ़े हैं
और सरकार दाम को कंट्रोल में रखने के लिए कर क्या रही है और ये कितने और आगे बढ़ने वाले हैं? ये 3 सवाल हैं। शुरुआत तीसरे सवाल से कर रही हूं। तीसरा सवाल लाइए। सरकार दाम कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? राइट, इसका जवाब देते हैं। हमने भी पता किया। आपके लिए सबसे जरूरी सवाल तो यही है ना हुक्म। प्याज के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए आज ही खबर आई है, महाराष्ट्र से 2200 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस, कांदा मतलब प्याज, कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। 26 अगस्त यानी कल तक बाकी हिस्सों में भी यही कांदा एक्सप्रेस प्याज लेकर पहुंच जाएगी। और कंफ्यूज्ड मत होइएगा, महाराष्ट्र में प्याज को ही कांदा कहते हैं, इसीलिए प्याज लाने वाली मालगाड़ी को कांदा एक्सप्रेस कहा जा रहा है। इसके कारण बुधवार से प्याज के दाम कम होने की उम्मीद है। रही बात चीनी की, तो सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी को बाहर से मंगवाने की मंजूरी दी है। अब यहां गड़बड़ी तो हुई, बाहर से मंगवानी थी तो हमारे घर की चीनी बाहर भेजी क्यों? लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो बाहर से कच्ची चीनी मंगाई जा रही है उस पर आयात शुल्क नहीं लगेगा, यानी कुछ दिनों में देश में चीनी का भंडार बढ़ जाएगा, दाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। भारतीय चीनी मिल संघ ने साफ कर दिया है कि देश में चीनी की कमी नहीं है, आने वाले दिनों में इसके दाम घटने की उम्मीद है। मतलब जैसे ही इन 2 चीजों के दाम बढ़ने की खबर सामने आई, सरकार एक्टिव हुई, दाम कंट्रोल में आने की उम्मीद जता भी है। ठीक है, सरकार एक्टिव हुई, पर आपको और आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि भाई प्याज और चीनी के दाम अचानक बढ़े ही क्यों? जब यही सब होना था तो जबरदस्ती का हाहाकार और भौकाल मचाया क्यों? सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? तो प्याज की कहानी समझ लीजिए। भारत में खेती 2 मौसम में होती है, रबी और खरीफ। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। प्याज की खेती भी दोनों मौसम में ही होती है। अभी तो प्याज हम लोग खरीद रहे हैं, वो रबी फसल है, स्टोरेज से हमारे पास ये पहुंच भी जाता है। अब हुआ ये कि मार्च और अप्रैल में जब प्याज को खेतों से निकाला जा रहा था तब महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। इससे प्याज की फसल को नुकसान हुआ। और आप इस देश के स्टोरेज सिस्टम को तो अच्छे से जानते ही हैं। ये वो स्टोरेज सिस्टम है जहां अनाज कम, प्याज कम, आलू कम और चूहे ज्यादा रहते हैं, बारिश का पानी ज्यादा टपक रहा होता है। तो ये तो बढ़ना ही था। जो बचा उसकी क्वालिटी खराब हो गई, इसीलिए अभी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब खरीफ फसल की कटाई का वक्त आ गया है, मतलब नई प्याज की खेप खेत से निकलकर मार्केट में पहुंच रही है। मीनवाइल क्या? आपकी जेब पर भयंकर वजन। इसीलिए अगले कुछ दिनों में प्याज की दिक्कत कम तो हो जाएगी, लेकिन तब तक आंसू रुलाएगी। प्याज की कीमत क्यों बढ़ी ये तो आप समझ गए। अब चीनी पर आ जाइए। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना उत्पादन में इस बार आप भी जानते हैं गिरावट आई, क्योंकि गन्ने में रेड रॉट नाम की एक बीमारी आ गई थी। रेड रॉट गन्ना आप लोग जो देखते हैं कई बार उसके अंदर लाल लाल लाइनें आपको दिखाई देती हैं। जब आप गन्ना खा रहे होते हैं उसे रेड रॉट कहते हैं, जिससे गन्ने की क्वालिटी खराब हो जाती है। और सरकार के मुताबिक ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हुआ है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जहां गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है, वहां बारिश की कमी ने गन्ने की खेती पर बहुत भयंकर असर डाला। वैसे सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार पर उत्पादन की रफ्तार का असर होता है। जैसे ही गन्ने के कम उत्पादन की खबर आई, बाजार ने रिएक्ट किया, दाम बढ़े। यानी मोटे तौर पर मौसम के कारण चीनी और प्याज के दाम बढ़े, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर उसे कंट्रोल करने में मेहनत लगाई भी। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी महंगाई मैन हो गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है, कह रहे ना। तो सवाल है कि क्या चीनी और प्याज के दाम पहली बार इतने बढ़े हैं? इसका जवाब आपके सामने रख रही हूं। पहली खबर दिसंबर 2010 की। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त बाजार में प्याज के दाम 70 से 100 रुपए प्रति किलो हो गए। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय को खत लिखा, दाम बढ़ने पर चिंता जताई, पाकिस्तान से प्याज मंगवाया, तब जाकर दाम 50 रुपए पर आए।
फिर 1998 पीछे क्यों जा रही हैं आप? इसलिए क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कह रही है महंगाई मैन। 1998 दिवाली में महाराष्ट्र में प्याज की भारी किल्लत हुई, कीमत बढ़ गई। कांग्रेसी नेता छगन भुजबल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को मिठाई के डब्बे में प्याज रखकर भेजे। 1980 लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ गई। 80 के आम चुनाव में कांग्रेस ने इसी चुनावी मुद्दे के तौर पर प्याज की माला पहनकर इंदिरा गांधी से प्रचार करवाया। चुनावी नारा भी बना, जिस सरकार का कीमत पर जोर नहीं उसे देश चलाने का अधिकार नहीं। यानी जब जब मौसम का असर हुआ, अगस्त से दिसंबर के बीच प्याज के दाम ने रफ्तार पकड़ी। फिर मोदी सरकार को महंगाई मैन बताना क्या आंकड़े के हिसाब से सही है या गलत? अब इकोनॉमिक्स के मामले में हुक्म, सबसे अच्छी बात यह है कि आंकड़े दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दुनिया के हर देश में महंगाई बढ़ी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई सब कुछ साफ कर देगा। आम लोग किस दाम पर सामान खरीद रहे हैं उसका औसत क्या होता है। जुलाई 2013 में कांग्रेस सरकार के वक्त सीपीआई में महंगाई दर कितनी थी? 10.9%। जुलाई 2026 यानी मोदी सरकार के दौरान ताजा आंकड़ा है सिर्फ 4.4%। मतलब जिस रेट पर आप खरीद रहे हैं उसमें महंगाई कांग्रेस सरकार के मुकाबले घटी है। ये दोनों आंकड़े खुद मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार ने दिए, किसी और ने नहीं। संसद में पेश किए हैं ये, यानी आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब महंगाई दर घटी है तो कांग्रेस क्यों कह रही है कि पीएम मोदी महंगाई मैन बन गए हैं? कांग्रेस का आरोप है कि आंकड़ों में मत उलझाओ। आम लोग सामान महंगा खरीद रहे हैं, इसका सीधा मतलब है सामान महंगा हुआ है। अब ये तो विपक्ष का नैरेटिव है, विपक्ष का काम भी है अपने हिसाब से नैरेटिव बनाना, लेकिन तथ्य क्या है, सच क्या है, ये तो सिर्फ आंकड़े बताएंगे ना। तो चलिए बोर्ड बाबू की मदद से फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बोर्ड बाबू जो कहते हैं उसे कोई कैसे झुटला सकता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए ये आपके सामने महंगाई सच या नैरेटिव उसका पूरा चिट्ठा है। सामान कौन सा है यहाँ पर? अटल सरकार में, मनमोहन सरकार में और मोदी सरकार में, ठीक है। और सबकी तारीख देख लीजिएगा आप। ये क्या लिखा है? 25 अगस्त। ये क्या लिखा है? 25 अगस्त। ये 2003 है, ये 2013 है और ये क्या है? 2026। इसमें है मोदी सरकार, 2013 में मनमोहन सरकार और 2003 में अटल सरकार। सामान कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब बड़ा कितना? बड़ा कितना? 22 से 34 कितना हुआ? 54%। और 34 से 64 कितना हुआ? 88%। अब प्याज में आ जाइए। 18 रुपए प्रति किलो। इजाफा कितना हुआ? 18 से 40 का मनमोहन सरकार में। 40 रुपीज, 100%। अब ये 40 रुपीज जो 2013 में किस चीज का? प्याज का दाम था, वो अभी कितना हो गया है? 40 से 44% हो रहा है। तो कितना हुआ इजाफा? 22%। अब इधर की तरफ आइए। बहुत महंगाई बढ़ गया। दूध 18 रुपए प्रति लीटर, 40 रुपए हुआ, यानी आंकड़ा कितना हुआ भाई? 122% इजाफा हुआ। और यही 40 रुपया बढ़कर मोदी सरकार में हो गया 60 रुपए प्रति लीटर। इजाफा कितना हुआ? 50%। अब ये बताने के पीछे का मकसद क्या है? आप जो है यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ, यहां से, अच्छा ये जो दूध है ये सोन दूध है जिसकी कीमत मैं आपको बता रही हूं, टोन दूध, ठीक है। टोन दूध की कीमत मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, फुल क्रीम नहीं। हाँ, फिर आपने कहा कि भाई अब चलिए नेक्स्ट बताइए। ये आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? महंगाई में सच नैरेटिव में सामान कौन सा आ गया? घरेलू सिलेंडर। अटल सरकार में कितना होता था? 241 रुपए। मनमोहन सरकार में कितना हुआ? 942 रुपए। कितना % इजाफा हुआ अटल से मनमोहन के कार्यकाल में? 290% का इजाफा हो गया। यहाँ नीचे की तरफ नजर डालिएगा आप, ठीक है। अब ये 942 से कितना हो गया है? 939 रुपए। और इजाफा कितना हुआ है? दिख रहा है?
0.3% का इजाफा हुआ है महंगाई का, सच। और इनफैक्ट इजाफा नहीं हुआ है, हाँ भैया, 942 से 939 तो इजाफा कहाँ हुआ, तो कम हुआ ना, कम हो गया ये तो। चलिए भाई गेहूं पर आइए, 6 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार आते आते इजाफा हुआ 200% का, 18 रुपए प्रति केजी। और फिर मनमोहन से मोदी की तरफ इजाफा 18 से 31 रुपए प्रति केजी हुआ। कितना हुआ? 72%। पर यहां कितना था? 200%। अब आप आइए डीजल में। अब ये सब क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई डीजल का दाम बढ़ता है ना, सही बात है ना। डीजल जिसका असर सबसे ज्यादा होता है खुदरा सामान की रेट पर पड़ता है, वो अगस्त 2003 से 20 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर जो बिक रहा था, 20 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर। मनमोहन सरकार में कितना हो गया? 51 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। इजाफा कितना हुआ? 152.78%। और ये अब पहुंच गया मोदी सरकार में 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। इजाफा कितना हुआ? 85.2% का। अटल सरकार कह रहा है पीछे आइए भैया, लेकिन उसी हिसाब से आपकी कमाई भी बढ़ी है। अटल वाली सैलरी भी चाहिए? नहीं। बोलो बोलो, टेल। नहीं। ये सीधा और सिंपल आंकड़ा है, कोई तोड़ मोड़ नहीं, जिसमें चीनी से लेकर प्याज सबके सब आ गए, गेहूं, डीजल सब। मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, वो भी सबसे हाई प्राइस पर तुलना करने के बाद बता रही हूं, चीनी के दाम में। बाकी के दाम आपने देख लिए, वो भी तब जब वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 साल का फर्क था। मोदी सरकार के मामले में 13 साल का फर्क है। अब कितनी महंगाई बढ़ी? महंगाई मैन कौन है? एक और आंकड़ा बताऊं आपको, और सिर्फ आंकड़ा नहीं, कोई कहानी नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस। अगले चैप्टर में अब नैरेटिव नहीं, एब्सोल्यूट डिप्लोमेसी है। भारत की उस त्रिशक्ति तस्वीर का चैप्टर जिसने व्हाइट हाउस में उठापटक मचा दी है, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक। ट्रंप की टीम इन तस्वीरों को रिवाइंड कर करके देख रही है। एक तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरी तरफ बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल, और तीसरी तरफ जापान में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। 3 चेहरे, 3 देश, 3 अलग अलग मोर्चे। भारत का फॉर्मूला देखिए, रूस से एनर्जी, चीन से सिक्योरिटी, जापान से टेक्नोलॉजी, उसके ट्रांसफर पर बातचीत। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत ने पूरी दुनिया को क्लियर कट मैसेज दे दिया, भैया दोस्ती अपनी जगह, लेकिन भारत का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दांत पीसते हुए पूरी दुनिया को धमकी दे दी कि ईरान से दोस्ती महंगी पड़ेगी, ईरान से कोई भी व्यापारिक रिश्ता रखेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं। ईरान के 2 बेहद करीबी साझेदार रूस और चीन, दोनों से भारत अलग अलग रणनीतिक मोर्चों पर बातचीत कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जयशंकर मॉस्को क्यों गए, डोभाल बीजिंग क्यों पहुंचे, और पीयूष गोयल टोक्यो क्यों गए। आज इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की नई रणनीति को आप समझिएगा आसान शब्दों में। पीएम मोदी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक बात तो क्लियर है कि भारत किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करने वाला है। क्लियर? आज आपको इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की कूटनीति और रणनीति का चैप्टर देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी की शुभकामनाएं और निजी संदेश उनको सौंपा। इस दौरान पुतिन ने यह भी कह दिया कि मोदी जी से जल्द ही मुलाकात की उम्मीद है। बस यहीं से कहानी में थोड़ा भूचाल आ जाता है। व्हाइट हाउस स्टाफ के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगला पड़ाव है किर्गिस्तान। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने वाले एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात होने की पूरी संभावना है। और यह मामला सिर्फ 2 नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी एक ही मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग। अब जरा कैलेंडर पलटिए। एससीओ के सिर्फ 11 दिन बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, और अगर पुतिन और जिनपिंग
दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर वही तीन चेहरे एक बार फिर साथ होंगे, आमने सामने होंगे। यानी वॉशिंगटन अगर कैलेंडर देख रहा है तो शायद कैलकुलेटर भी साथ लेकर बैठा होगा, क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। पहले किर्गिस्तान, मोदी पुतिन जिनपिंग, फिर दिल्ली, मोदी पुतिन जिनपिंग। इस पर आगे हम मैं और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कल मॉस्को में जो हुआ उससे ट्रंप की टीम की परेशानी कैसे बढ़ गई है वो बताती हूं, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का वादा फिर से दोहरा दिया है। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी कारोबार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की धमकी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा है। ईरान युद्ध से भारत में कच्चे तेल और यूरिया का संकट पैदा हुआ, लेकिन रूस के जरिए सप्लाई जारी रही। अब रूस भारत को यूरिया सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 में भारत ने अपनी जरूरत का करीब 60% फर्टिलाइजर रूस से मंगवाया था। जून 2026 तक भारत ने कुल कच्चे तेल का 50 से 55% हिस्सा रूस से इंपोर्ट किया था। इसके बदले में भारत अब रूस को दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और दूसरे सामानों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर अमेरिका इसलिए भी भन्नाया है क्योंकि दोनों देश अपने व्यापारिक लेन देन के लिए किसी एक करेंसी या डॉलर पर निर्भर नहीं है। ये दोनों देश मल्टी करेंसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रुपया और रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका को पहले ही अपने डॉलर की साख गिरने की चिंता सता रही है। अब आपको रूस के सीधे रूट को पकड़ते हुए चीन लेकर चलती, जहां एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक अहम बैठक करते हैं। मौका भारत चीन सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत के 25वें दौर का। इससे पहले दिसंबर 2024 में बीजिंग में 23वें दौर की वार्ता हुई थी और पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में 24वें दौर की वार्ता हुई। यानी एक ही समय में भारत की कूटनीति के दो अहम मोर्चे एक्टिव हैं और संदेश साफ है। रूस से रिश्ते मजबूत रखने हैं, चीन से बातचीत बंद नहीं करनी है। भारत की रणनीति एकदम क्लियर है। जहां हित टकराते हैं वहां बातचीत जरूरी है, जहां हित मिलते हैं वहां साझेदारी जरूरी है। ये तस्वीरें आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी गौर से देखनी चाहिए, जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को सिर्फ गले मिलने की कूटनीति बताकर मजाक उड़ा रहे थे। अगर विदेश नीति सिर्फ गले मिलने का नाम होती तो भारत एक साथ इतने मोर्चों पर अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा नहीं रहा होता। क्योंकि अगर विदेश नीति वाकई सिर्फ गले मिलने का नाम होती तो भारत एक साथ इतने मोर्चों पर इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पहुंच रहा होता। आज इन तस्वीरों को देखकर शायद राहुल गांधी को समझ आएगा कि विदेश नीति सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का खेल नहीं है, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर रणनीति साधने का खेल है। पीएम मोदी ने इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल को चीन भेजा है, जब अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चीन की हरकतों को लेकर आशंकाएं फिर से तेज हो गई है। याद रहे कि 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को यह याद दिलाने का बहुत अच्छा मौका है कि 2020 की गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ था, चीन की हरकत के बाद भारत ने ऐसे सख्त फैसले लिए कि चीन का व्यापार हिल गया, बहुत नुकसान झेलना पड़ा। 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, कई तरह के। इन नियमों के तहत चीन से आने वाली कंपनियों के लिए भारत सरकार ने भारत की सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेना मुश्किल कर दिया। बोली लगाने से पहले उन्हें संबंधित सरकारी कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराना और सुरक्षा मंजूरी को नेसेसरी कर दिया। इससे चीनी कंपनियां जो हैं, यानी चाइनीज कंपनियां, भारत के करीब 67 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। पाबंदियां लगाने के कुछ महीनों बाद चीन की सरकारी कंपनी CRRC को 2000 करोड़ के एक बड़े ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया।
फरवरी 2020 में भारत ने चीन के खिलौनों पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया और फिर मार्च 2023 में इसे दोबारा बढ़ाकर 70% कर दिया। इससे चीन से भारत का खिलौने का इंपोर्ट 2020 से 2241 करोड़ रुपए से गिरकर 2025 में सिर्फ और सिर्फ 391 करोड़ रुपए रह गया महज। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पिछले 7 सालों में चीन से भारत के खिलौनों को इंपोर्ट करने में जो गिरावट आई है वो 70% की है। आपको याद होगा भारत सरकार ने सुरक्षा में डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए 300 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, याद है ना आपको? वो टिकटॉक भी था उसमें, वीचैट भी था, हाँ यूसी ब्राउजर भी था। ये जितनी भी चाइनीज ऐप्स हैं इनका मार्केट ही खत्म हो गया। हालांकि इस दौरान भारत को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रहित के सामने हर मुश्किल को आपको देखना होगा और उसका सामना करना होगा। भारत का हमेशा से क्लियर स्टैंड रहा है, भले ही बाजार बड़ा है लेकिन राष्ट्रहित उससे भी बड़ा है और इसीलिए पीछे हटने का सवाल नहीं है। यही संदेश इस बार भी एनएसए डोभाल चीन लेकर गए। डोभाल का ये दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। 7 साल बाद ये भारत का दौरा होगा उनका, 7 साल बाद 12-13 सितंबर को भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे, तब उनके साथ करीब 200 चीनी अधिकारी थे। इस बार जिनपिंग के भारत दौरे से पहले एलएसी पर शांति और सीमा विवाद सबसे अहम मुद्दा है। भारत और चीन ऐसी व्यवस्था बनाने पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें सीमा पर किसी भी तरह की झड़प या तनाव हो तो उसका असर दोनों देशों के बाकी रिश्तों पर ना पड़े। यानी कोशिश है कि सीमा पर तनाव को बातचीत के जरिए संभाला जाए और व्यापार, कूटनीति और दूसरे रिश्ते पटरी से ना उतरे। न्यूज की पाठशाला में अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में इडाना माता का एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में हर महीने 2 से 3 बार अपने आप आग लग जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि 20-20 फीट की लपटें उठती हैं। ये आग क्यों लगती है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों का मानना है कि अखंड जोत, दिए या धूप कपूर की वजह से आग लगती है। यह भी मानना है कि अगर घी, तेल, सूखी सामग्री और ऑक्सीजन का अनुपात एक विशेष तापमान पर बंद या आधे खुले स्थान में अत्यधिक बढ़ जाए तो कभी-कभी बिना सीधी चिंगारी के भी गर्मी की वजह से आग सुलग सकती है। लेकिन जब मंदिर की आग शांत होती है तो वहां के पुजारी और श्रद्धालु हैरान हो जाते हैं क्योंकि आग लगने पर माता की मूर्ति के आसपास मौजूद सब कुछ जल जाता है। माता की चुनरी और उन्हें किया गया श्रृंगार पूरी तरह से राख में बदल जाता है, लेकिन माता की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अग्नि में सैकड़ों हजारों बार जलने के बाद भी माता की मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित क्यों है? इसके पीछे वैज्ञानिक मत यह है कि मूर्ति के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो रिफ्रैक्टरी खनिजों से बना है, मतलब ऐसे खनिज जो अग्नि को सह लेते हैं। ऐसे पत्थरों में टैल्क, सोपस्टोन, एस्बेस्टॉस या हाई क्वालिटी के सिलिका जैसे स्पेशल मिनरल होते हैं जो ज्यादा तापमान को आसानी से सहन कर लेते हैं। मंदिर में लगने वाली इस आग को माता का अग्नि स्नान भी कहते हैं। मान्यता है कि जब भी मूर्ति में चुनरी और श्रृंगार का भार बहुत ज्यादा होता है तो माता खुद आग लगाकर उस भार को कम करती है। इस अग्नि स्नान के कारण इस इडाना माता मंदिर के ऊपर कभी छत नहीं बन पाई है। घंटी बज चुकी है, यानी वक्त है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि 8:50 पर कल फिर हाजिर हो जाऊंगी। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में।